डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडिफाई कोचिंग क्लासेस पर। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि एजुकेशन से संबंधित बहुत अच्छे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम पढ़ने वाले हैं गति के तीनों समीकरणों को और किस टाइप से प्रूफ करना है ये भी हम देखने वाले हैं। तो पहला जो समीकरण है वो है v = u + at। दूसरा समीकरण है s = ut + 1/2 at²। इसके बाद तीसरा समीकरण है v² = u² + 2as। इस टाइप से तीन समीकरण हैं और वो हम प्रूफ करेंगे किस तरह से, वो देखते जाइए आप। तो पहला जो समीकरण है वो क्या बताता है, v = u + at, मतलब जो वस्तु का अंतिम वेग है वो किसके बराबर में होता है, प्रारंभिक वेग और त्वरण और समय का गुणनफल और उनको जोड़ दिया जाए तो इसके बराबर में ये अंतिम वेग आ जाता है। इसको प्रूफ करने के लिए हम कुछ चीज़ें मान के चलेंगे। जैसे मान लेते हैं हम वस्तु जब गति करना प्रारंभ करती है तो A बिंदु से लेके B बिंदु तक गति करती है और इसके बीच में कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई हो सकती हैं। तो पहले समीकरण को प्रूफ करने के लिए हम मान के चलते हैं जब वस्तु गति करना प्रारंभ करती है तो किसी बिंदु पर प्रारंभिक वेग मतलब फर्स्ट में ही चलना प्रारंभ करती है और उसका प्रारंभिक वेग जो रहता है वो कितना रहता है, u रहता है इसका प्रारंभिक वेग। और वस्तु चलती जाती और इसके बाद किसी बिंदु पर जाकर रुकती है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अंतिम वेग होगा और ये इससे चेंज भी हो सकता है, स्वाभाविक है, कभी चेंज हो सकता है कभी ना हो, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि अंतिम वेग क्या है, यहाँ पर v है और प्रारंभिक वेग क्या है, u। अब A से लेके B तक आने में जो वस्तु को समय लगता है वो हम मान के चलते हैं स्मॉल t फॉर टाइम। तो यहाँ पर फर्स्ट वेलोसिटी = u, लास्ट वेलोसिटी = v एंड टाइम = t। तो अब इतना मानने के बाद हमें ज़रूरत पड़ी A की, तो हम मान के चलते हैं A से लेके B तक जो वेग है और उसके साथ समय अगर ऐड हो जाता है तो वो बन जाता है क्या, त्वरण, एक्सलरेशन = a। तो a इसलिए हमने त्वरण को दे दिए, समय के लिए t दे दिए टाइम, और ये हमने मान के चले हैं। वेग के लिए वेलोसिटी और v का प्रयोग करता है लेकिन दो हैं यहाँ पर, तो एक को हमने u मान लिया और एक को v मान लिए हैं। तो चार चीज़ें आपने इस प्रकार से देखे। अब हम कैसे प्रूफ करेंगे कि v = u + at होता है कि नहीं। एक फॉर्मूला आप जानते हैं त्वरण के लिए, यदि वेग में परिवर्तन हो रहा है और उसमें समय आ रहा है तो वेग और बटे में समय अगर हो जाए तो कितना आता है, वेग, त्वरण आ जाता है। त्वरण का फॉर्मूला बन गया वेग में परिवर्तन और बटे में समय अंतराल। तो वेग में जो परिवर्तन है वो कैसे निकलेगा, तो एक उदाहरण समझते हैं हम कि मान लीजिए अंतिम वेग जो रहता है वस्तु का वो रहता है 10 मीटर प्रति सेकंड और वस्तु चलना प्रारंभ हुई थी तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग था इसका 4 मीटर प्रति सेकंड। तो कितना परिवर्तन हुआ, तो कितना परिवर्तन होगा, 10 मीटर प्रति सेकंड में से हम घटा देंगे 4 मीटर प्रति सेकंड को तो ये आ जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड। तो 6 मीटर प्रति सेकंड इतना परिवर्तन हुआ वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में। तो ऐसे ही हम निकालेंगे जो वेग में परिवर्तन हुआ है वो किस टाइप से हुआ है, अंतिम जो वेग था उसमें से क्या घटा देंगे, प्रारंभिक वेग और बटे में फिर समय अंतराल है। तो a बराबर हो जाएगा अंतिम वेग कितना हो जाएगा v और प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा u और बटे में क्या आ जाएगा, समय अंतराल t। हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो है फिजिक्स का यांत्रिकी पार्ट पढ़ रहे हैं, स्टैटिक्स, और उसमें जो है समय बहुत ज़्यादा मायने रखता है, समय को बहुत ही अहम स्थान दिया गया है। तो इसलिए समय यहाँ पर हर एक समीकरण में आने वाला है, टाइम। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पर t जो है भाग में है, इधर आ जाएगा काय में, गुणा में, तो a का गुणा हो जाएगा t के साथ और v - u हो जाएगा। फिर -u इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, u प्लस में हो जाएगा और साथ में पहले से क्या है प्लस में at और इस साइड बचा हमारे पास v। तो अब ये जो आया हमारे पास, अगर इसको हम पलटा देते हैं क्योंकि दोनों बराबर में हैं तो कितना हो जाएगा, v = u + at। तो ये बन जाएगा हमारा गति का पहला समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या तो एग्ज़ाम में फर्स्ट और सेकंड आएंगे या तो फर्स्ट या थर्ड आएंगे, दो पूछे जाते हैं, इसलिए आप विशेष रूप से देख लें। और इसके बाद आपको जहां समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ऑफ मोशन। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर गति का द्वितीय समीकरण क्या है, s = ut + 1/2 at²। मतलब जो भी विस्थापन, यहाँ पर s को हमने क्या मान के चले, विस्थापन, और विस्थापन मतलब क्या होता है, किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। हम मान के चलते हैं कि ये मार्कर है और ये सीधे नीचे गिरता है तो सीधी रेखा में गति करेगा
और नाम से स्पष्ट है गति का समीकरण, मतलब यहाँ पर गति मतलब होता है वस्तु गतिशील हो जाती है, स्थिर नहीं रहती, चलना प्रारंभ कर देती है। तो उसके लिए हम जो है यहाँ पर कंडीशंस जो लगती हैं उनके हिसाब से ये समीकरण बने हुए हैं। सेकंड नंबर का हम प्रूफ करने वाले हैं। मान के चलते हम ए पर वस्तु थी, तो उसका जो वेग था, ए पर हमने जब वेग मापे वस्तु का प्रारंभिक वेग, तो वो कितना था u, और जब वस्तु गतिशील हो गई और लास्ट में फिर हम इसका वेग मापते हैं तो वो बन गया क्या, अंतिम वेग, जो आपने फर्स्ट इक्वेशन में भी देखे थे। वस्तु गति प्रारंभ करेगी तो प्रारंभिक वेग बन जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वेलोसिटी, और इसके बाद जब वस्तु जो है लास्ट में रुकेगी तो उस समय जो वेग मापा जाएगा उसके लिए हम क्या मान के चलते हैं, v, अंतिम वेग, लास्ट वेलोसिटी। तो u और v हो गया, और साथ में वस्तु a से b तक आ रही है तो यहाँ तक कुछ ना कुछ समय जरूर लगेगा, तो वो हम दे देते हैं इसको t। अब देखिए a से b तक निश्चित दिशा है, ये हम मान के चलते हैं, और इनके बीच में जो दूरी है वो हम अब दूरी नहीं कहेंगे, निश्चित दिशा, इसलिए क्या बन जाएगा, विस्थापन बन जाएगा, जिसको हम s से यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। अब इसके बाद फिर हो जाएगा हमारे पास त्वरण। तो त्वरण के लिए आप जानते हैं कि वेग भी है यहाँ पर और साथ में टाइम है, तो दोनों जब बटे में आ जाएंगे, वेग और टाइम मतलब समय, तो दोनों क्या माना देंगे, त्वरण। तो त्वरण के लिए हमने क्या मान के चले, a। तो क्या बन गया, ये प्रारंभिक वेग बन गया u, अंतिम वेग बन गया v, समय बन गया t, त्वरण बन गया a, विस्थापन बन गया s। तो इसके माध्यम से आप समझ सकते हो a से लेके b तक जाने में इतनी चीज़ें लगती हैं। और पहले समीकरण में आपने देखे थे यहाँ पर s नहीं था, क्योंकि फर्स्ट समीकरण में v बराबर u प्लस at बस आता है, विस्थापन का कोई काम ही नहीं था। तो हमने यहाँ पर अब ये 5 चीज़ें मान ली हैं। और अब देखिए, अब 2 प्रकार से औसत वेग यहाँ से निकाला जा सकता है, क्योंकि वो हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो औसत वेग निकालने के लिए औसत का जो एक फॉर्मूला है, आप बहुत ही अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं। औसत के लिए फॉर्मूला बनता है एवरेज के लिए, कि जितने भी प्रेक्षण रहते हैं उनको जोड़ना है और इसके बाद जितने प्रेक्षण रहते हैं उनकी संख्या से भाग देना है। तो यहाँ पर जो औसत वेग निकाला जाएगा, अब वो क्या निकाला जाएगा, प्रारंभिक वेग, पहला वेग ये है हमारे पास, और दूसरा वेग है आपके पास अंतिम वेग। तो इन दोनों को जोड़ा जाएगा और साथ में कितने वेग है हमारे पास, 2, तो उससे हम भाग दे देंगे। तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों को जोड़ दिए और 2 से भाग दे दिए, तो ये किसके लिए फॉर्मूला बन गया, औसत वेग के लिए। तो अगर औसत, ये जो वेग दिया गया इसको हम औसत वेग के रूप में बदल रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा औसत वेग के लिए है ना, बराबर v एवरेज भी कहा जा सकता है, या आप हिंदी में ही रहने देते हैं, इसको औसत वेग ही रहने देते हैं। प्रारंभिक वेग हो गया हमारे पास कितना, फर्स्ट में a पर कितना है u, और अंतिम वेग b पर कितना है v, और बटे में हो जाएगा 2। तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और ये हमें काम पड़ेगा। हमने निकाल ली है किसका मान, औसत वेग का। ये तो पहला तरीका हो गया औसत वेग निकालने का। एक दूसरा तरीका भी हम फॉर्मूले के माध्यम से देखने वाले हैं। आप जानते हैं कि वेग का जो फॉर्मूला होता है, चूँकि औसत वेग, तो एक तरीका ये हो गया जो हमने अभी देखे, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, मतलब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग और बटे में 2 कर दिए, तो एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका और देखते हैं हम कि वेग जो है कैसे निकाला जा सकता है। तो आप जानते हैं कि किसी वस्तु में यदि विस्थापन हो रहा है और बटे में क्या आ जाए, समय आ जाए, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या बन जाती है, वेग बन जाती है। तो यहाँ पर विस्थापन आया हुआ है जिसको हमने क्या मान लिया, s। तो क्या हो जाएगा, औसत वेग टोटल निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा कुल विस्थापन, और बटे में क्या हो जाएगा, समय अंतराल। अगर ऐसा कर देते हैं हम तो दूसरे प्रकार से ये औसत वेग हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए कुल विस्थापन को हम यहीं पर रखते हैं और समय अंतराल को हम इसमें गुणा कर देते हैं। ये भाग में इधर काय में जाएगा, गुणा में। तो कुल विस्थापन इसको हम यहीं पर रखते हैं एक साइड, और ये बटे में समय अंतराल तो इधर आ जाएगा गुणा में। तो औसत वेग गुणा हो जाएगा समय अंतराल, इस प्रकार से हम इसका गुणा कर देते हैं। तो औसत वेग गुणा समय अंतराल बराबर हो गया कुल विस्थापन। या फिर आप इसी को और थोड़ा सा चेंज करके क्या लिख सकते हैं, कुल विस्थापन को आप इस साइड लिखा जाते हैं और इनको हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन बराबर ये हो जाएगा औसत वेग, और गुणा हो जाएगा समय अंतराल। अब मान रखना है हमें, देखिए कुल विस्थापन आपने क्या मान के चले, विस्थापन जो हो रहा है s तक, a से लेके
बी तक का जो कुल विस्थापन है वो कितना है, एस है, तो एस से दर्शा दिए इसको हमने। औसत वेग जो आपने फर्स्ट इक्वेशन में निकाल चुके हैं, u प्लस वी और अपॉन क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये कहाँ से आया, फर्स्ट इक्वेशन से आया। और समय अंतराल की बात करते हैं तो समय को हमने क्या मान के चले, t, तो गुणा में क्या आ जाएगा, यहाँ पर t आ जाएगा। इसको हम कोष्टक में भी रख सकते हैं और नहीं रखना तो वैसे भी रख सकते हो आप, लेकिन यहाँ पर अब यहाँ पर दो चिन्ह आ गया, एक आ गया प्लस और एक आ गया है इनटू, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको कोष्टक में रख लेते हैं। s बराबर ये जो आया है, ये वाली लाइन जो आई है इक्वेशन फर्स्ट से आई है, तो आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं गति के पहले समीकरण से क्या होता है, चूंकि आप जानते हैं v का जो मान होता है u प्लस at के बराबर होता है, तो यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, u तो आपके पास पहले से है, साथ में v का जो मान है आप कितना रख रहे हैं, u प्लस at जो गति के पहले समीकरण से आया हुआ है, और साथ में t का गुणा हम बाहर कर देते हैं। अब कोष्टक का आप विशेष ध्यान रखना, कोष्टक जो है अगर दो कोष्टक एक साथ लगेंगे तो एक से नहीं लगेंगे, एक बड़ा कोष्टक लगा और एक हमने छोटा बना दिया यहाँ पर। अब s बराबर कितना हो जाएगा, जब इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे ये वाला कोष्टक, तो कितना हो जाएगा, u और u मिलकर कितना बन जाएगा, 2u बन जाएगा, 2u प्लस ये कितना हो जाएगा फिर यहाँ पर at, ये दोनों जुड़ जाएंगे और साथ में हमारे पास at आ गया और बाहर क्या है, गुणा में t है। यहाँ विशेष याद रखना आप कि यहाँ पर ये प्लस लगा हुआ तो ये दोनों जुड़ेंगे, ना कि यहाँ गुणा होगा, तो u और u मिलकर 2u हो गया और प्लस at हो गया और फिर गुणा में क्या है, t है। इसके बाद फिर बटे में हमारे पास ऑलरेडी 2 दिया गया है, s बराबर, अब ये गुणा में है लेकिन गुणा में t है, तो इसका जो गुणा होगा वो इस संख्या में भी होगा और इस संख्या में भी होगा, तो क्या हो जाएगा, t का गुणा 2u में करेंगे तो 2ut हो जाएगा और प्लस a और t का इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और बटे में कितना दिया गया है, पहले से 2 दिया गया है। अब देखिए ये जो 2 दिया गया है ये इसके लिए भी है और इसके लिए बीच में प्लस लगा इसलिए, तो s बराबर हो जाएगा 2ut और बटे में 2 लिख देंगे, ये वाला ये इसके लिए भी है, तो at का स्क्वायर और बटे में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो s बराबर हो जाएगा ut प्लस, और 2 को हम बाहर लिख दें तो 1/2 कहलाएगा ये, और at का स्क्वायर, तो ये हो गया गति का दूसरा समीकरण। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यदि आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो इस प्रकार से आएगा, गति के पहले और द्वितीय समीकरण को सिद्ध करना है या फिर गति के पहले और तृतीय समीकरण को सिद्ध करना है, तो इसलिए आपको तीनों को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम प्रूफ करने वाले हैं गति का तीसरा समीकरण। देखिए क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पर v जो है अंतिम वेग है वस्तु का, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और s क्या है, विस्थापन। फिर से वही मान के चलते हैं हम, ये दूसरे समीकरण जैसे ही हल्का सा बस चेंज होगा, आप देखिए क्या चीज़ें यहाँ पर चेंज होती हैं। मान लेते हैं a से लेके b तक वस्तु गति कर रही है, गतिशील है, और a में हम जब वेग मापते हैं, प्रारंभिक वेग मापते हैं, वस्तु चलना प्रारंभ होती है, तो उस समय जो प्रारंभिक वेग रहता है वो u रहता है और अंतिम वेग जो रहता है v रहता है। साथ में a से लेके b तक जब वस्तु गति करती है तो जो समय लगता है वो है t, और a से b तक आने में जो विस्थापन हो रहा है वो s, निश्चित दिशा, इसलिए तो विस्थापन क्या हो गया, s हो गया, ये प्रारंभिक वेग या अंतिम वेग, समय हो गया t, और साथ में वेग आ रहा है और समय भी आ रहा है, तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे फिर त्वरण, वेग बटे समय। तो ये त्वरण को हमने क्या मान लिए, a मान लिए यहाँ पर। अब फिर से वही चीज़ें हैं, औसत वेग निकालने के आपके पास 2 फॉर्मूले हैं। एक तो पहला हो गया प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग और बटे में 2, तो ये औसत का फॉर्मूला हो गया, आंकड़ों का योग या प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। इसके बाद फिर दूसरा फॉर्मूला, इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया, और दूसरा फॉर्मूला आप जानते हैं कि यदि विस्थापन के बटे में समय कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, वेग। तो यहाँ पर औसत वेग निकालने के लिए हमने कुल विस्थापन किए, और साथ में आप कुल समय अंतराल भी लिख सकते हो, समय अंतराल यहाँ से यहाँ तक कितना लगा। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर कुल समय अंतराल ये है, और इसका ये बटे में इधर आ जाएगा तो कायम हो जाएगा गुणा में, तो औसत वेग और गुणा हो जाएगा कुल समय अंतराल, और इस साइड क्या बचेगा, सिर्फ कुल विस्थापन। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो आगे पीछे लिख सकते हैं इनको हम, तो कुल विस्थापन बराबर हो जाएगा औसत वेग और गुणा में समय अंतराल। तो कुल विस्थापन कितना हो रहा है, a से b तक हो रहा है s, फिर और औसत वेग के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला निकाल चुके हैं पहले से इक्वेशन फर्स्ट में,
तो औसत वेग के लिए हम लिख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट से कितना u प्लस वी और अपॉन में 2, तो u प्लस वी अपॉन क्या हो गया 2, इतना हो गया। इसके बाद समय अंतराल के लिए हमने क्या लिए हैं, टोटल जो समय अंतराल है टाइम वो कितना है t है, तो गुणा में क्या कर दिए हमने t कर दिए। सिर्फ यहाँ पर अंतर इतना आ रहा है पहले दूसरे और तीसरे समीकरण में कि हमने पहले समीकरण से वहाँ पर किसका मान निकाले थे, v का मान निकाले थे और यहाँ पर ला रख दिए थे। अब हम यहाँ पर v का मान ना निकाल कर t का मान निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा v बराबर u प्लस at होता है। तो t का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, v और प्लस u इस साइड आएगा तो माइनस u और बराबर में हो जाएगा कितना 80। ठीक है, अब t का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक गुणा में इधर पर क्या जाएगा, दोनों के भाग में आ जाएगा, तो v माइनस यू और बट्टे में कितना हो जाएगा a। तो ये फर्स्ट इक्वेशन से आया, गति के पहले समीकरण से आया हुआ है। t का मान कितना v माइनस यू और बट्टे में कितना आ गया a। तो अब निकालें तो कितना आएगा, यहाँ पर s बराबर u प्लस वी और बट्टे में 2 है, ये तो पहले से दिया गया है। t का मान कितना रख दिया हमने, v माइनस यू और बटे में कितना आ गया a। ये हमने जो रखा है t का मान वो गति के पहले समीकरण से रखे हैं, ये विशेष बात याद रखें आप। दूसरे नंबर के समीकरण में जब हमने प्रूफ किए थे तो यहाँ पर सीधे v का मान रख दिए थे, लेकिन अभी इससे t का मान निकाल के यहाँ पर रख रहे हैं हम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, s बराबर, ये कोष्टक में है, इसका गुणा पहले दोनों में होगा तो क्या बन जाएगा, ये u का गुणा v में होगा तो uv, और u का ही गुणा यदि माइनस u में कर दिया जाए तो प्लस माइनस का माइनस और u का क्या लग जाएगा स्क्वायर। इसके बाद प्लस v और ये भी प्लस v है तो हो जाएगा v का स्क्वायर। इसके बाद प्लस v और माइनस u, तो माइनस u भी लिखा जा सकता है इसको, और बट्टे में 2 का गुणा a में हो गया तो 2a बन गया। ठीक है, अब देखते हैं आप, ये u भी है प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों कट जाएंगे तो s बराबर कितना हो जाएगा, v का स्क्वायर हम पहले लिख देते हैं प्लस में है और माइनस u का स्क्वायर और अपॉन क्या हो जाएगा 2a, इतना। इसके बाद फिर ये 2a जो है अपॉन में है, इधर आ जाएगा तो इनटू में हो जाएगा, तो 2as हो जाएगा, गुणा में है तो भाग में है तो गुणा में आ गया। इसके बाद फिर इधर है हमारे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, और आप देखते हैं अब हमें इस रूप में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको हल्का सा चेंज करना पड़ेगा। तो 2as और ये माइनस यू स्क्वायर है तो इस साइड आके हो जाएगा प्लस यू स्क्वायर, और ऑलरेडी 2as पहले से है आपके पास, और इस साइड हमारे पास v स्क्वायर। या इसी को आप चेंज करके क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये बन जाएगा हमारा गति का तीसरा समीकरण। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तीनों के तीनों समीकरण। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, और नहीं आया है जहाँ भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में वो चीज़ें बता सकते हैं। थैंक यू।